ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि उनके पिता और दूसरे मारे गए लोगों का बदला अवश्य लिया जाएगा। जिम्मेदार लोगों के नाम ऊपर से नीचे तक मालूम है और वो शांति से अपने बिस्तर पर मरने की इच्छा अब अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। यह बयान बयानी रहता, लेकिन अब ट्रंप के करीबी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक हुई मौत से दुनिया भर में क्यों सनसनी फैल गई है, क्यों हड़कंप मच गया है? क्या ईरान है इस मौत के पीछे? साफ है, अब यह लड़ाई बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इसकी शुरुआत फरवरी 2026 में हुई, जब अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हुई। इस मामले से जुड़े कई और बड़े सवाल अब और बड़े हो गए हैं। अगर ट्रंप की हत्या का डर सच में साबित हो जाए तो क्या अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा? क्या ट्रंप ने अपने दफ्तर की टेबल पर कोई ऐसा बटन लगा दिया है जो उनकी हत्या होते ही 1000 मिसाइलों को अपने आप खुद ब खुद ईरान की तरफ रवाना कर देगा? अगर अमेरिका का कोई राष्ट्रपति दुश्मन के हाथों मारा जाए तो उसके जाने के बाद उसके आदेश का पालन कैसे होगा? क्या अमेरिकी सेना किसी मृत राष्ट्रपति के पुराने निर्देश पर अपने आप ईरान को तबाह करना शुरू कर देगी? या फिर उस समय व्हाइट हाउस में बैठा नया राष्ट्रपति फैसला करेगा कि ट्रंप का फैसला बदलना है या उसे जस का तस रहने देना है, या दुनिया के लिए कोई नया फैसला लेना है? और सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर यह युद्ध ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए शुरू किया था, लेकिन खबर है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को फिर से बनाने का काम शुरू कर दिया है। अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है और हॉर्मुज भी नहीं खोलता है तो फिर ट्रंप ने इस युद्ध में हासिल क्या किया? इस बारे में संदीप चौधरी के शो सीधा सवाल में आज इसी को लेकर चर्चा हुई और मैंने बताया कि आखिर ये लड़ाई कब तक चल सकती है, इसको मैं सुनवाऊंगा आगे। और जब ईरान से जंग की तैयारी चल रही थी तो ट्रंप का ध्यान लड़ाई से ज्यादा किस बात पर था? यह बड़ा खुलासा है जो एक नई किताब में हुआ है, बताऊंगा आगे। सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, यानी हद है। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। सबसे पहले बात ईरान को ट्रंप की उस धमकी की जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की तो फिर अमेरिका की 1000 मिसाइलें ईरान पर तबाही बनकर बरस पड़ेंगी। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने इसके लिए सेना को आदेश दे दिए हैं और यह आदेश अगले 1 साल तक लागू रहेगा। यानी ट्रंप के मन में यह डर मजबूत होता जा रहा है कि उनकी हत्या हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या ट्रंप के जाते ही अमेरिका की मिसाइलें ईरान को नेस्त नाबूद करने के लिए निकल पड़ेंगी? सुनने में ऐसा लगता है जैसे ट्रंप ने अपनी मृत्यु के बाद चलने वाला कोई ऑटोमेटिक स्विच तैयार कर दिया हो, लेकिन अमेरिकी व्यवस्था इस तरह काम नहीं करती। अमेरिकी संविधान और कानून के जानकारों के मुताबिक राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाता है। राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है और कोई ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है जो ट्रंप के जिंदा न रहने पर अपने आप मिसाइलें दागना शुरू कर दे। यहां जेडी वेंस उनकी जगह लेंगे और वो चाहे तो पुराने निर्देश को लागू कर सकते हैं, बदल सकते हैं, रोक सकते हैं या परिस्थितियों के आधार पर कोई नया फैसला कर सकते हैं। यानी ट्रंप जिस जवाबी हमले को अपनी पक्की व्यवस्था बता रहे हैं वो असल में भविष्य के राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगा। और यहां एक बड़ा कठिन सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए ट्रंप पर हमला होता है, लेकिन हमला करने वाला कोई अकेला व्यक्ति निकलता है, कोई ऐसा संगठन सामने नहीं आता जिसका ईरानी सरकार से कोई संबंध साबित हो, तब अमेरिका के लिए यह तय करना मुश्किल होगा कि वो
ट्रंप के फैसले को कैसे लागू करे, किस आधार पर वो ईरान को पूरी तरह से नष्ट करे। इजराइल ने हाल में अमेरिका को ऐसी खुफिया जानकारी दी थी जिसमें ईरानी अधिकारियों के बीच ट्रंप की हत्या के विचार पर चर्चा का संकेत मिला था। अमेरिकी अधिकारियों को इस टॉप सीक्रेट सूचना से कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। इस पर विस्तार से हम कल वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन जिसने ट्रंप के विमान बदलने की खबर लीक की, अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने अपनी निजी सुरक्षा को अमेरिकी युद्ध नीति से जोड़ दिया है। अब उन पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं माना जाएगा, उसे पूरे देश के खिलाफ युद्ध का कारण बनाया जा सकता है। सवाल है, क्या वकील, व्यापारी और सैनिक रह चुके जेडी वांस ट्रंप के रास्ते पर चलेंगे और ईरान के डेथ वारंट पर साइन कर देंगे, या फिर वो कोई अलग फैसला लेंगे? इस बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मरने मारने की कस्में सिर्फ ट्रंप नहीं खा रहे, बल्कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने भी अब ऐसी ही चेतावनी अमेरिका को दी है। बेशक पिछले कुछ दिनों से वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनके ताज़ा बयान से उनके होने का एहसास सब जगह दर्ज हो गया है। मुश्तबा खामेनेई फरवरी में हुए उस हमले में घायल हुए जिसमें उनके पिता अली खामेनेई मारे गए, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने टेलीग्राम पर अपना पहला महत्वपूर्ण संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता और दूसरे मारे गए लोगों का बदला निश्चित रूप से लिया जाएगा। उन्होंने लिखा कि जिम्मेदार लोगों के नाम ऊपर से नीचे तक मालूम है और वो सभी लोग शांति से अपने बिस्तर पर मरने की इच्छा अब अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वाक्य उसके बाद आता है। उन्होंने कहा कि बदला उनकी व्यक्तिगत मौजूदगी या किसी दूसरे अधिकारी पर निर्भर नहीं है। उनके जीवित रहने या न रहने से इस पर फर्क नहीं पड़ेगा और दुनिया भर में स्वतंत्रता चाहने वाले लोग इस अभियान का अपना अपना हिस्सा पूरा करेंगे। इसे केवल भावनात्मक श्रद्धांजलि मानना मुश्किल है। इस भाषा की एक संभावित व्याख्या यह है कि ईरान बदले को किसी एक सरकारी आदेश तक सीमित नहीं रखना चाहता। ईरान एक ऐसा संदेश देना चाहता है जिसे अलग अलग देश, संगठन और व्यक्ति अपने ढंग से समझ सकते हैं। यही ट्रंप की 1000 मिसाइलों वाली चेतावनी की सबसे बड़ी कमजोरी है। अमेरिका की मिसाइलों का निशाना तय है। ईरान की ज़मीन, उसके सैन्य ठिकाने, उसके भंडार और उसकी सत्ता। लेकिन जिस खतरे की बात की जा रही है उसका पता तय नहीं है। अगर हमला तेहरान से सीधे आदेश लेकर किया गया तो जिम्मेदारी तय करना आसान होगा। अगर किसी तीसरे देश में कोई व्यक्ति अपने आप को खमेनेई का बदला लेने वाला सैनिक मानकर कार्रवाई करता है तो अमेरिका के सामने यह संकट होगा कि वो जवाब ट्रंप की भाषा में दे या नपे तुले अंदाज में। ऐसी स्थिति में यह संकट भी होगा कि क्या एक व्यक्ति के अपराध की सजा 8 करोड़ से ज्यादा ईरानियों को दी जाएगी। और अब आते हैं उसी व्यक्ति पर जो ऐसे हालात में फैसला लेगा और उसका नाम है जेडी वांस। ट्रंप के बाद अगर ट्रंप को कुछ होता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति जेडी वांस को बनाया जाएगा। उनको फैसला लेना होगा इन 1000 मिसाइलों पर। इसे आप रजीम चेंज नाम की एक किताब में दिए एक वाकये से समझ सकते हैं। इस किताब ने इस समय अमेरिका में तहलका मचाया हुआ है क्योंकि ये ट्रंप और उनके फैसले लेने की वजहों पर एक से एक धमाकेदार खुलासे करती है। इसे न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार मैगी हैबरमैन और जोनाथन स्वान ने लिखा है। किताब के मुताबिक ट्रंप को ईरान पर हमला करने से रोकने की गंभीर कोशिश किसी ने नहीं की। न विदेश मंत्री ने, न जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन ने, न चीफ ऑफ स्टाफ ने। जेडी वांस ने आपत्ति की, लेकिन आधी अधूरी। सबकी चिंता यह नहीं थी कि अमेरिका युद्ध में फंस जाएगा। चिंता यह थी कि ट्रंप
कि एक युद्ध विरोधी होने का भरोसा करने वाले मागा समर्थक खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। यानी पूरी कवायद अपने समर्थकों में अपनी छवि को बनाए रखने की थी। देश और दुनिया के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। यानी हिचकिचाहट युद्ध की नैतिकता या उसके नतीजों को लेकर नहीं थी, बल्कि उसकी राजनीतिक पैकेजिंग को लेकर थी। किताब यह भी बताती है कि ट्रंप के पास ईरान से युद्ध के बाद की कोई साफ योजना नहीं थी। कभी वो कहते थे कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों को बढ़ने दो, और अगले ही पल कहते कि व्यवस्था वही रहने दो, बस लोग बदल दो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब इतना बड़ा सैन्य फैसला लिया जा रहा था, तब ट्रंप व्हाइट हाउस के लिए मेपल यानी चिनार के पेड़ खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे। इसी मेपल से मेपल सिरप बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर पैनकेक, वॉफल, फ्रेंच टोस्ट, ओट्स, दही, आइसक्रीम और बेकिंग में मिठास देने के लिए इस्तेमाल होता है। कनाडा और अमेरिका में ये नाश्ते में काफ़ी लोकप्रिय टॉपिंग है। यानी दुनिया का सबसे खतरनाक सैन्य अभियान शुरू हो रहा था, लेकिन उसके बाद क्या होगा इसकी न कोई तैयारी थी, न कोई रास्ता, न कोई अंतिम लक्ष्य। यही इस किताब का सबसे बड़ा खुलासा है। वैसे अगर भविष्य में इस युद्ध पर किसी ने किताब लिखी तो उसमें एक पूरा चैप्टर भारत पर भी होगा। वो भारत जो इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसे नुकसान युद्ध में हिस्सा लेने वाले देशों जैसा ही हो रहा है। खबर है कि ओमान के तट के पास साइप्रस के झंडे वाले एक जहाज GFS गैलेक्सी पर हमला हुआ। उसमें 11 भारतीय सवार थे, 10 बचा लिए गए, लेकिन एक अब भी लापता है। ईरान का दावा है कि जहाज उसके बताए रास्ते पर नहीं था, जबकि भारत ने नागरिक जहाजों पर हमले रोकने और होर्मुज में सुरक्षित आवाजाही बहाल करने की मांग की है। भारत इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, फिर भी उसके नागरिक और उसकी सुरक्षा ऊर्जा इसी की चपेट में है। यही नहीं, अब उसकी हैसियत ये भी नहीं रह गई है कि वो इस युद्ध में किसी तरह की भूमिका निभा सके। उधर सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के क्षतिग्रस्त परमाणु ठिकानों के आसपास मरम्मत और निर्माण की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। ये अपने आप में परमाणु हथियार कार्यक्रम का प्रमाण नहीं है, लेकिन अमेरिका को शक है कि ईरान समझौते की आड़ में अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट क्षमता को फिर तैयार कर रहा है। अगर ऐसा हो गया तो फिर युद्ध के खत्म होने की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिन 3 लक्ष्यों को लेकर यह जंग 134 दिन पहले शुरू की गई थी, वो 3 लक्ष्य फिर अमेरिका और इजराइल के पहुंच से दूर हो गए हैं। न तो तख्ता पलटा, न ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुका, न ही हॉर्मुज की चाबी ईरान किसी को सौंपने को तैयार है। इस बारे में संदीप चौधरी के शो सीधा सवाल में मैंने अपनी बात रखी। ट्रंप says Hormuz open to commercial traffic despite Iran closure। कि ईरान ने तो वो रोक दिया है, सारा थाम दिया है कि कब्जा हमारा है, पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, कोई आवाजाही नहीं। और ट्रंप कह रहे हैं नहीं नहीं जहाज आते जाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक तरफ लिस्ट भी निकल रही है, मरने मारने की बातें हो रही हैं। हो क्या रहा है? देखिए संदीप, ये इस पे हमने अपने दिबांग ऑफिशियल में भी कल वीडियो किया था, उसमें इस पे चर्चा थी। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि नया एक कॉन्सेप्ट है वीकेंड वॉर का। आप वीकेंड पे लड़ाई कीजिए, यानी वेडनेसडे को आप चढ़ाई कर दीजिए, फ्राइडे को फिर शांति कर दीजिए, संडे को और शांति कर दीजिए, कल बाजार खुलने वाला है। ये लगातार सिलसिला हम देख रहे हैं जो इजराइल ने किया लेबनान में, वहां भी सीज फायर है और हमला भी चल रहा है। वही ये रेप्लिकेट करने की कोशिश लोग बता रहे हैं कि हो रही है अमेरिका की तरफ से। और आज अगर वो कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं, कल तो बाजार खुलेगा ना संदीप। और ये बात हमने सीधा सवाल पे भी आपने दिबांग ऑफिशियल पर ये चीज फ्लैग की। इसमें एक और चीज मुझे जोड़ दीजिए संदीप, मैं जो कह रहा हूं कि क्यों संभावना इसकी ज्यादा बढ़ गई है, इस पर भी हमने वीडियो में कहा कि देखिए क्या हो रहा है कि चीन ने अपना तेल रिजर्व में रखा हुआ था, 4 महीने वो तेल चला। अब क्या कर रहा है चीन? 30 लाख मीट्रिक टन बाजार में बेच रहा है।
उसके पास इतना, और क्या क्या बेच रहा है? एविएशन फ्यूल बेच रहा है, डीजल बेच रहा है, पेट्रोल बेच रहा है। यानी अगर चीन बेच रहा है, देखिए चीन के पास सारी जानकारी आ रही है, अमेरिका क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, हर जानकारी चीन के पास है। ईरान के साथ तो वो है ही। चीन की, अमेरिका की जानकारी क्यों है? क्योंकि पाकिस्तानी बार बार जाकर चीनियों से मिलते हैं, हर बात उन्होंने जाकर बताई है। अगर चीन तेल को लेकर इतना निश्चिंत है तो ये एक वीकेंड वॉर से ज्यादा की बात मुझे नहीं दिखाई देती। तो हमें भी निश्चिंत रहना चाहिए, मतलब तेल का खेल या तेल में आग या आने वाले दिनों में दिक्कत का सबब नहीं होगा। मुझे यही लगता है कि ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं होने वाली है, पोजीशनिंग है। इसमें एक ही अननोन फैक्टर है, जो नया ताजा फैक्टर है, जो मुस्तफा खुमैनी है। उन्होंने अपना बयान दिया है, लेकिन उनकी भी लगातार बात होती है। नहीं, यहाँ पर लिंडसे ग्राहम को हमने मार दिया, उन्होंने बदले की बात की है। अगर आप बेंजामिन नेतन्याहू ये सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूएंसी के सामने एक पोजीशन लेने वाली बात है कि भाई ईरानी लोगों को बताओ, देखो हम ये करने को तैयार हैं, हम मरने मारने को तैयार हैं, होना जाना कुछ नहीं। क्या आप ये कह रहे हैं? अब इसमें आप आज का वीडियो मेरा खुलवा रहे हैं, मैं खोल देता हूं। देखिए क्या है कि ये गए थे अभी कीव में, वहां पर एक फैक्ट्री देखने गए थे, रशिया ने उसको वहां पर बम बरसाए। उसके बाद एक महिला आई थी, आपको याद हो, यहाँ इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में, लॉरा लूमर, हाँ, जो ट्रम्प की बहुत करीबी मानी जाती है, सपोर्टर है, उसको भी अभी कहा है कि क्या क्यों तो बुलाया गया था और क्यों उसको उतनी स्पेस दी गई। वो तो एक अंधभक्त है मोदी ये डोनाल्ड ट्रंप की। अरे 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 संदीप, आप ऐसी बात कर रहे हो। आपको तो मैं समझ रहा था कि आप ये नहीं पूछेंगे। अगर वो इतनी समर्थक है वहां डोनाल्ड ट्रंप की, तो क्यों नहीं उनको बुलाया जाएगा? उनको तो सराखों पर रखा जाएगा, सर पे बिठाया जाएगा। सरकार में कोई प्रवक्ता है, कोई मंत्री हैं, वो राजनयिक हैं, वो एक मागा सपोर्ट बेस की एक अंधभक्त हैं, उनको बुला लिया गया है यहां पर, और वो भारत को गालियां दे रही हैं। तो मैं पोल खोल नहीं करूंगा ऐसी महिला की। आपका सवाल मुझे हैरान कर रहा है। नहीं 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 नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपका सवाल मुझे हैरान करता है। संदीप, कौन है स्टीव विटकॉफ? वो क्या डिप्लोमेट है? एक रियल एस्टेट करने वाला आदमी, ट्रंप का दोस्त है, वहां पे जाता है दुनिया, 6-6 घंटे बंद कमरे में बात करता है पुतिन से। लॉरा लूमर ने कहा कि ये रशियंस तो नहीं पॉइजन करवा दिया, क्योंकि लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि एक रशियंस के खिलाफ सैंक्शंस का बिल आने वाला है, मैं उसको सपोर्ट करने वाला हूं। उसके बाद वो वापस लौटे, उनकी तबीयत खराब हुई। तो सिर्फ ईरान नहीं है, यहां पे एक दूसरा चेहरा रशिया भी है। आपको आज की बात कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को कहें कि वो इसे पूरा देखें। आपके ढेरों संदेश आ रहे हैं। कल तो बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी संदेश आए। एक नजर कुछ संदेशों पर। पहले डॉक्टर सरकार कह रहे हैं, थैंक यू फॉर योर ब्रिलियंट जर्नलिज्म। आपका धन्यवाद डॉक्टर साहब। कमल छाबड़ा है जो कह रहे हैं, सर आपका वीडियो का हेडलाइन देख के बहुत अच्छा लगा। ये हमारे लिए बिल्कुल नया है। जो डर गया वो घर गया। धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रम देखते रहें और बताइएगा आपको शो कैसा लगा। नागेंद्र प्रसाद, वेल थॉट एनालिसिस, full of rational views and facts, wonderful example of journalism with unbiased, true, upfront, bold and brave analysis and comments. My salute to you and your journalism. Please keep it up. बहुत बहुत धन्यवाद। अहमद अली अंसारी कहते हैं, राम राम सर जी, आई रिमेंबर योर प्रेस कॉन्फ्रेंस इन एबीपी। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया शो था प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं, सर सैन होजे कैलिफोर्निया में दिन के 2 बजने जा रहे हैं और मैं आपका पोस्ट सुन रहा हूं। शब्दों में वही ताकत और सच्चाई जो राष्ट्रीय टीवी पर आप प्रस्तुत करते थे। धन्यवाद। और आखिर में अरशद मोमिन जो रियाद सऊदी से देख रहे हैं, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? आप और क्या देखना चाहेंगे जरूर बताइए, लेकिन मदद करें, इसको अपने दोस्तों को भेजें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शामिल करें। धन्यवाद।